हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन फिज़िक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में हम कब बोलते हैं कि वर्क किया गया है? जब किसी फोर्स के वजह से किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम बोलेंगे कि इस फोर्स ने कुछ वर्क किया है। यानी वर्क डन का जो सिंपल फॉर्मूला है फिज़िक्स में, वो हम बोल सकते हैं वर्क डन इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये है वर्क का बेसिक फॉर्मूला। तो अगर हम इसको समझना चाहें एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम इस तरह से देख सकते हैं। मान लो एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर सपोज़ एक फोर्स एक्ट कर रहा है F, जिसके वजह से इस ब्लॉक का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज़ ब्लॉक यहाँ से यहाँ इस तरह से ब्लॉक का कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मान लो फोर्स का एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है। तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। फोर्स का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ कॉस थीटा, और जो फोर्स का वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ब्लॉक में, वो डिस्प्लेसमेंट किस कंपोनेंट की वजह से हुआ है? फोर्स के कॉस कंपोनेंट की वजह से हुआ है, ना कि साइन कंपोनेंट की वजह से। तो इसीलिए जब हम वर्क के फॉर्मूला में यहाँ फोर्स देख रहे हैं, तो फिर हम वर्क के फॉर्मूला को इस केस में क्या लिख पाएंगे कि वर्क डन इज़ नथिंग बट वो फोर्स जो इस डिस्प्लेसमेंट एस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है या उस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी कंपोनेंट को हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो इसी को हमने लिखा था एफ एस कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये उसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसी को हम लिख सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। इस तरह से हम वर्क को लिख सकते हैं। अगर हम वर्क के यूनिट की बात करें तो फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। यानी जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। और हमको पता है कि द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क विल बी अर्ग। एक जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जूल जो है ये एसआई यूनिट हो गया वर्क का, और ये अर्ग जो हो गया ये हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ध्यान रहे कि वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। इन तीनों का यूनिट जूल है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने देखा कि W हमारा है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि वर्क ज़ीरो कब हो सकता है? या तो फोर्स ज़ीरो हो जाए, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। या नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए, किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो नेट वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। या नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, यानी फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहाँ पे कुछ भी। जैसे कि एक बंदा एक दीवार को पुश कर रहा है, वॉल को पुश कर रहा है, तो वो वॉल को पुश कर रहा है, फोर्स तो लगा रहा है, पर वो वॉल मूव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से वर्क ज़ीरो हो जाएगा। और तीसरा केस ये है कि थीटा हो जाए हमारा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया या 270 डिग्री हो गया, तो इस केस में हमें पता है कि इस केस में cos 90 की वैल्यू क्या होती है डियर, ज़ीरो होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है, किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, इधर इस तरफ हो रहा है, और फोर्स सपोज नीचे लग रहा है, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लग रहा है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, 90 है।
अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन ले लें तो नॉर्मल का वर्क डन भी ज़ीरो होगा और ग्रेविटी का वर्क डन भी ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों का एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, 90 डिग्री है। यानी इसका कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग नहीं होगा, ना ही इसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग या उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो इन केसेस में वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमको दिख रहा है कॉस थीटा, हमको पता है कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। क्वाड्रेंट के हिसाब से हमको पता है कि ये पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, तीसरे में टैन और चौथे में कॉस। ठीक है, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर एंगल एक्यूट रहा, एक्यूट यानी लेस देन 90, तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से वर्क भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज रहा, ऑब्ट्यूज का मतलब थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है, यानी थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी इन चीज़ों से हमें क्या पता चला, इन चीज़ों से हमें पता चला कि जो हमारा वर्क है, वर्क हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वर्क डॉट प्रोडक्ट है, वर्क क्या है, एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए वर्क विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अरे अगर स्केलर है तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव की क्या बात आ गई। तो ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ हमको यही बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ज़ीरो है या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच का एंगल 180 हो जाएगा। तो इस केस में जो W होगा एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 180, और हमको पता है कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा। तो वर्क डन इस केस में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम दिशा में हुए, यानी जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स ये वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा सिंपली एफ इंटू एस। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, यानी इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क हमको क्या बताता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। वही हमको ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात से पता चलता है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क की एक और प्रॉपर्टी है कि वर्क जो है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। वर्क किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। यानी सपोज डियर स्टूडेंट्स के एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और एक बंदा यहाँ से इस ब्लॉक को पुश करने की कोशिश कर रहा है, पर वो ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा। ये ट्रॉली कुछ वेलोसिटी से मान लो मूव हो रही है, और ये जो ब्लॉक हमको यहाँ दिख रहा है, इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है। किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। पर ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसको तो ये ब्लॉक मूव होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो बंदा यहाँ खड़ा है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इस वाले बंदे को क्योंकि ब्लॉक मूव होता हुआ दिख रहा है, तो ये बंदा इस बंदे के हिसाब से, यानी इस फ्रेम ऑफ ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, यानी वर्क इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई तो वर्क की वैल्यू वहाँ है। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा होकर, अब ट्रॉली पे खड़ा होकर ऑब्जर्व करे, तो उसको तो ये ब्लॉक किस पे दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेलरेटिंग फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम, वर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस बंदे को कुछ भी डिस्प्लेसमेंट वहाँ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन ग्राउंड वाले बंदे को वो ब्लॉक मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फोर्स लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो ग्राउंड वाले बंदे को कुछ तो भी वर्क वो दिखेगा होते हुए। लेकिन जो बंदा, यानी ये इनर्शियल फ्रेम है और ये कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम यानी ग्राउंड फ्रेम वाले को वर्क दिखेगा, लेकिन ट्रॉली वाले बंदे को यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले को कोई वर्क होता हुआ नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये वर्क की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्रिटिकल बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब हम वर्क की बात करते हैं और वर्क के लिए हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज डियर स्टूडेंट्स कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिस ऑब्जेक्ट का शेप इनिशियली ऐसा था। ठीक है, अभी ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, रिजिड बॉडी नहीं है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स हमने कुछ इस तरह से अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ वो यहाँ देखते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये कुछ ऐसा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इनिशियली ऐसा था लेकिन फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये थोड़ा ऐसा हो गया। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कौन सा है। तो ये जो पॉइंट हमको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और हम देख रहे हैं कि ये फोर्स लगने के बाद वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो पहले यहाँ था वो अभी यहाँ आ गया, जो पहले यहाँ था वो यहाँ आ गया। यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव हो गया, उसका कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स कैपिटल एफ विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कुछ तो वर्क यहाँ हो रहा है। भले बॉडी अपनी जगह पर फिक्स है, बॉडी अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो था उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसलिए हम बोलेंगे कि ये वर्क जो है, ये जो फोर्स है, ये कुछ तो वर्क कर रहा है। इसका वर्क ज़ीरो नहीं होगा, इसका कुछ तो भी वर्क होगा। ये जो वर्क इस फोर्स ने किया वो वर्क एक्चुअली इस बॉडी के डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को हम शेप चेंज करते हैं तो वहाँ कुछ वर्क होता है, वो वर्क स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। वैसे ही यहाँ भी बॉडी का शेप चेंज हुआ है तो इसका मतलब इस फोर्स ने इसके पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया है। ये कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है जैसे इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि एक वायर लिया था और उस वायर के ऊपर कुछ तो फोर्स लगाया था, तो ये फोर्स लगाने की वजह से ये वायर स्ट्रेच होकर लंबा हो गया था। तो क्या इस फोर्स ने कुछ वर्क किया? हाँ किया। भले ये वायर अपनी जगह पर फिक्स रहा, ये अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नीचे मूव कर गया। तो उसका कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। इसलिए यहाँ भी जो वर्क डन बाई कैपिटल एफ है वो नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ तो यहाँ वर्क हो रहा है और यही वर्क जो है वो इस बॉडी के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, जो आपने इसका डेरिवेशन वगैरह भी किया है इलास्टिसिटी चैप्टर में। ठीक है, तो वही एक छोटी बात थी जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई बंदा है जो ग्राउंड पे वॉक कर रहा है, तो बताइए कि फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा। तो उस केस में फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है? ज़ीरो होता है। उस केस में फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा है और ये बंदा अपना वॉक कर रहा है, तो जब ये वॉक करके आगे जा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन उसके पैर पे लग रहा होगा। और ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन है? क्योंकि उसका पैर ज़मीन पे घिस नहीं रहा है, वो बस ज़मीन पे पैर रख रहा है और फिर उठा ले रहा है, फिर आगे रख रहा है और उठा ले रहा है। यानी जो भी फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर पैर ज़मीन पे घिसता, स्लिप करता, घिसता, पीछे घिसता या आगे घिसता,
तब वो फ्रिक्शन काइनेटिक होता। लेकिन यहाँ पर वो बस पैर को ज़मीन पे रख के और उठा ले रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं है, तो यानी कि ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक है। यानी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है? उसका पैर, उसका जो नीचे का जो हिस्सा है पैर का, फुट, वही उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जब फोर्स लग रहा है उस टाइम पे मूव नहीं कर रहा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट मूविंग, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स व्हेन अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड इज नथिंग बट ज़ीरो। फ्रिक्शन यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, भले वो मैन मूव करके आगे पहुँच गया, पर फिर भी फ्रिक्शन यहाँ कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है, यानी पैर पे, फुट पे, वो फुट जो है जहाँ पर वो फोर्स लग रहा है, वो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो बस नीचे रख के ऊपर उठा ले रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई डिस्प्लेसमेंट वहाँ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, कुछ और बातें? स्टूडेंट्स, जब हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एफ डॉट एस करते हैं। तो जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन के अलग अलग टाइप होते हैं, वो मैं यहाँ टाइप बता देता हूँ। एक टाइप तो ये होगा कि या तो ये फोर्स कांस्टेंट होगा, और या ये फोर्स वेरिएबल होगा। दो बातें हो सकती हैं कि या तो क्वेश्चन में ये फोर्स कांस्टेंट दिया होगा या वेरिएबल दिया होगा। तो चलो पहले देखते हैं कि कांस्टेंट फोर्स मतलब क्या। कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब हो सकता है? तो मैं कांस्टेंट फोर्स के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे सपोज फोर्स हमको दिया हुआ है 2 आई कैप न्यूटन, तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? यस, ये फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। जब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपली एफ लिख रहा हूँ, जो कि हो जाएगा 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन एक फिक्स वैल्यू है, तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है इसीलिए ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट। कभी कभी वेक्टर फॉर्म में नहीं देगा, सीधा बोलेंगे कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, जो कि 10 मीटर है। तो बताइए कि वर्क डन क्या होगा? तो इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 जे कैप न्यूटन लिख सकते हैं। ये भी कांस्टेंट फोर्सेस की, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5। और डिस्प्लेसमेंट भी किस एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम क्या लिख सकते हैं? 10 जे कैप मीटर लिख सकते हैं। W क्या हो जाएगा? W हो जाएगा एफ डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट में हमको पता है हमें क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 10 यानी 50 जूल यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। तो हमने देखा कि फोर्स कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स के 3 प्रकार हैं। ये जो कांस्टेंट फोर्स हम देख रहे हैं इसके 3 टाइप हो सकते हैं: 1 डिमेंशनल फोर्स, 2 डिमेंशनल फोर्स एंड 3 डिमेंशनल फोर्स। वो क्या है? तो मैं एग्जांपल से बता दूं, जैसे कि मान लो F अगर मान लो हमको दिखता है 2 आई कैप न्यूटन, या F हमको दिखता है 3 जे कैप न्यूटन, या F हमको दिखता है 4 के कैप न्यूटन। ये ऐसे रैंडम वैल्यूज़ ली हैं मैंने। ये सभी फोर्स कांस्टेंट है, 1 डिमेंशनल फोर्स है, क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है, इसलिए वो कांस्टेंट है। और 1D क्यों है? 1 डिमेंशनल फोर्स ये इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी हो जा रहा है। जैसे पहले वाला सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट वेक्टर है, दूसरे में भी सिर्फ एक यूनिट वेक्टर, तीसरे में भी एक यूनिट वेक्टर है, इसीलिए ये एक 1 डिमेंशनल फोर्स के 3 एग्जाम्पल्स दिए मैंने। कांस्टेंट 1D फोर्सेस। फिर हम देखते हैं कांस्टेंट 2D फोर्सेस। सपोज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये कैसा फोर्स है? ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये 2 डिमेंशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट वेक्टर्स जहाँ यूज़ हो गए, चाहे साइन प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी 2 यूनिट वेक्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो वो एक 2 डिमेंशनल फोर्स हो जाता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे 2i - 3j, या नहीं तो -5j + 6k। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हमको दिख रहे हैं, ये सभी फोर्सेस भी कांस्टेंट फोर्सेस हैं, पर ये 2 डिमेंशनल फोर्सेस हैं। कांस्टेंट क्यों है? जैसे मान लो किसी एक फोर्स का भी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले वाले का मैग्नीट्यूड होगा √3² + 4², जो कि अल्टीमेटली 5 हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको पता है। तो इसका मैग्नीट्यूड की एक फिक्स वैल्यू हो गई 5, यानी पहले वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड की एक फिक्स वैल्यू है जो कि 5 है।
वैसे ही हम इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और हर फोर्स के मैग्नीट्यूड की एक फिक्स वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि ये सभी फोर्सेस भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन टू डिमेंशनल इसलिए क्योंकि दो यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए टू डिमेंशनल है। ठीक है, और अब तीसरे टाइप में हम आ रहे हैं, और तीसरा टाइप है कांस्टेंट थ्री डिमेंशनल फोर्स, यानी कि सपोज 2i माइनस 3j प्लस 4k या माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये कैसे फोर्स के एग्जांपल्स हैं, ये सभी फोर्सेस भी कांस्टेंट हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड की एक फिक्स वैल्यू, जैसे मान लो ये नीचे वाले फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ तो नीचे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा √(-1) का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये एक फिक्स नंबर आएगा ना, इसीलिए ये फोर्सेस भी क्या है, कांस्टेंट है। पर ये कैसे फोर्सेस हैं, ये 3D फोर्सेस हैं। तो हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट फोर्स के 3 टाइप आ गए, कांस्टेंट 1D, कांस्टेंट 2D एंड कांस्टेंट 3D फोर्सेस। तो ये सभी कांस्टेंट है। ठीक है, तो याद रहे कि जब भी फोर्स कांस्टेंट होगा तो वहाँ पर डायरेक्टली हम W कैसे निकाल सकते हैं, F.S से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फोर्स हमको दिया है वो फोर्स हमको उठाना है और डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इतने शराफत से हमको नहीं दिया होता, तो कई बार ये डिस्प्लेसमेंट हमको इनडायरेक्टली दिया होता है। किस तरह से दिया होता है कि सपोज़ पार्टिकल जो है वो इनिशियली जो है पॉइंट ए पे था जिसका कोऑर्डिनेट था 2, 3, 4 और फाइनल कोऑर्डिनेट जो है वो है सपोज़ 4, 5, 6। तो बताइए, और फोर्स सपोज हमको दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 2i + 3j। तो बताइए कि इस केस में इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा। तो ये अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ W = F.S। तो F हमारा क्या है 2i + 3j, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक 0k लिख देता हूँ मैं ताकि डॉट प्रोडक्ट करने में हमको आसानी हो जाए। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कैसे लिखूँगा, फाइनल पोजीशन यानी x2 - x1 i कैप, यानी ये हो जाएगा 2i कैप, फिर 5 - 3j कैप यानी कि हो जाएगा प्लस 2j कैप, और ये 6 - 4 यानी प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इनका डॉट करना है। डॉट करने के लिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 0 2 ज़ा 0, 6 4 10, यानी वर्क डन क्या आ गया, +10 जूल आ गया। तो देखा हमने कि किस तरह से जो है ये जो इस क्वेश्चन में जो फोर्स था वो कांस्टेंट 2D फोर्स था, कांस्टेंट 2D फोर्स मैंने लिया था। ये 3D भी रहता या 1D भी रहता तो भी हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करते, F.S लगाते। यानी पता ये चला कि ये W = F.S ये फार्मूला कब वैलिड है, जब फोर्स कांस्टेंट हो, चाहे 1D चाहे 2D चाहे 3D, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। यानी इन तीनों में से कोई एक केस होना चाहिए। फोर्स कांस्टेंट होगा तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे W = F.S, वरना हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई हो कि फोर्स कांस्टेंट होगा तो क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है W = F.S। लेकिन क्या होगा अगर फोर्स वेरिएबल हो, तो अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यानी वेरिएबल फोर्स पहले हम पहचान लेते हैं। वेरिएबल फोर्स को पहचानेंगे कैसे, तो सपोज F = 2x, ये कैसा फोर्स है, ये एक वेरिएबल फोर्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता है F = 2, मतलब यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, मान लो यूनिट भी लिख दो, तो ये कैसा फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है क्योंकि इसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड है। पर ये कैसा फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है। क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल x आ गया यहाँ पे, x की अलग अलग वैल्यू के लिए फोर्स की अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट फोर्स है, पर ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो अभी वेरिएबल फोर्स से कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं। ये वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि 2x i कैप न्यूटन। तो ये भी कौन सा फोर्स है, ये भी वेरिएबल फोर्स है क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल आ गया है। ये वेरिएबल ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता है 3x² i कैप न्यूटन, या F = 3x i कैप +
2y² जे कैप न्यूटन, ऐसा भी हो सकता है। ये सभी एग्जाम्पल्स किसके एग्जाम्पल्स हो गए डियर स्टूडेंट्स? ये सभी वेरिएबल फोर्सेस हैं। और वेरिएबल में भी ये जो पहला वाला है ये वेरिएबल में 1D है। यहाँ पर अगर मैं प्लस ये काम करता हूँ, ये भी वेरिएबल 1D है और ये वेरिएबल 2D है। और इसी में अगर मैं एक और ऐड कर दूँ 3k कैप, तो ये वेरिएबल क्या बन जाएगा? 3D बन जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा वेरिएबल 3D है और इतना लिया तो वेरिएबल 2D है और ये लिया तो वेरिएबल 1D है। तो ये सभी वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक्स वाई इनमें से कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाता है तो समझ लो कि वो फोर्स क्या बन जाएगा? वो फोर्स वेरिएबल बन जाएगा, या 1D या 2D या 3D। तो ये वेरिएबल फोर्स को पहचानने का मेथड है। और वेरिएबल फोर्स रहा तो फिर उस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर एफ एक्स का फंक्शन हुआ, यानी मान लो सपोज एफ इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ फोर्स किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो इस केस में हम वर्क डन क्या बोलेंगे? वर्क डन बोलेंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। और अगर मान लो ये फोर्स y का फंक्शन है, सपोज सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं, 3y² न्यूटन, तो इस केस में फोर्स प्योरली y का फंक्शन है तो हम लगा देंगे, ये हो जाएगा w इज इक्वल टू एफ डॉट डी वाई। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे dx यूज़ किया तो लिमिट्स x1 से x2 तक, क्योंकि यहाँ dy यूज़ किया तो यहाँ लिमिट्स y1 से y2 तक। सिमिलरली अगर f प्योरली z का फंक्शन है, सपोज 5z² प्लस z, तो ये प्योरली किसका फंक्शन हो गया? z का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा f डॉट डी जेड, और ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट रहेगी? z1 से z2 तक, क्योंकि यहाँ पे डी जेड लिया। तो हमने देखा कि अगर ये तीनों केसेस में फोर्स क्या है? ये तीनों केसेस में फोर्स वेरिएबल है, तीनों केसेस में फोर्स वेरिएबल है। यहाँ प्योरली फोर्स x का फंक्शन है, यहाँ प्योरली फोर्स y का फंक्शन है, यहाँ प्योरली फोर्स z का फंक्शन है। जब फोर्स प्योरली x का फंक्शन रहेगा हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब फोर्स प्योरली y का फंक्शन रहेगा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब फोर्स प्योरली z का फंक्शन होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फोर्स सिर्फ एक वेरिएबल पे ना डिपेंड करे, एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था लेकिन मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ। सपोज फोर्स ऐसा हो, फोर्स वेक्टर फॉर्म में 3xi कैप प्लस y इंटू जे कैप। अब एक तो यह है कि ये फोर्स वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्यों है? ये वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको x और y का टर्म दिख रहा है, इसीलिए ये फोर्स वेरिएबल। और ये वेरिएबल में 2D का केस है, क्योंकि यहाँ पे i और j दो यूनिट वेक्टर्स, इसलिए वेरिएबल 2D केस का केस है। अब ऐसे केस में वर्क डन कैसे निकालें? क्योंकि नीचे देखेंगे यहाँ पे हम ना ही ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये प्योरली एक्स का फंक्शन नहीं है, ना ही ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्योरली वाई का भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मौजूद हैं, यहाँ एक्स और वाई दोनों मौजूद हैं। तो याद रखो, अगर फोर्स वेरिएबल है और एक से ज़्यादा फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है तो उस केस में वर्क डन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है, और वो जनरल फॉर्मूला है w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर लिमिट r1 से r2 तक। इस फार्मूला को मैं यहाँ बताता हूँ अगले पेज पे। तो वर्क का यूनिवर्सल फार्मूला आ गया एफ डॉट डी आर r1 से r2 तक। ये r1 r2 जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्चुअली, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। और यहाँ पर इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, एफ डॉट ये जो डी आर है, ये डी आर की वैल्यू होगी डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो जो भी फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में हमें यहाँ पुट करना है, और ये जो डी आर की वैल्यू है वो इस तरह से हमें पुट करनी है। तो इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक ये जो लिमिट है r1 से r2 तक ये हम पुट करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। ऐसे केसेस के ऊपर मैं प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व करवा चुका हूँ। आप लोग अपने अपने क्लास नोट्स देखें, वो प्रॉब्लम्स देखें तो आपको याद आ जाएगा कि हमने ये वाले जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करके क्लास में दिखाया है कि ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो घुमा फिरा के अल्टीमेटली हमें क्या पता चला? अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम यूज़ करेंगे w इज इक्वल टू एफ डॉट एस। कब? जब फोर्स हमारा
कांस्टेंट हो, और हम लेंगे इंटीग्रेशन का सहारा। हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स। ये तब है जब f प्योरली x का फंक्शन हो। हम लिखेंगे f डॉट डी वाई, ये तब होगा जब फोर्स प्योरली y का फंक्शन हो। हम लिखेंगे f डॉट डी जेड, ये तब जब f प्योरली z का फंक्शन। ये वेरिएबल फोर्स के लिए है, सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हो गया, और ये जो फॉर्मूले हैं ये किसके लिए है? वेरिएबल फोर्स सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट। और अगर मोर देन वन वेरिएबल फोर्स डिपेंड कर रहा है, जो कि हमने यहाँ देखा, यहाँ जो फोर्स है ये मोर देन वन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ये एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है, या जेड भी हो सकता है वहाँ पे। तो उस केस में W का जो और ज़्यादा जनरल फॉर्मूला है वो है F डॉट डी आर R1 से R2 तक। ये कब अप्लाई होगा? ये भी अप्लाई होगा वेरिएबल फोर्स बट मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, वेयर डी आर शुड बी व्हाट? डी आर की वैल्यू क्या है? डी आर को हमको पुटअप करना है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। डी आर की ये वैल्यू हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस तरह से ये वर्क निकालने के तीन मेथड्स हमें पता चले। पहला कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये जो दूसरा जो टाइप है वो वेरिएबल फोर्स सिंगल वेरिएबल पर डिपेंडेंट वाले, और ये तीसरा वेरिएबल फोर्स मोर देन वन वेरिएबल वाला अगर कोई फोर्स रहा, जो कि ये जनरली नहीं आता। ये थर्ड केस जो है वो जनरली नहीं आता है। जो सबसे कॉमन है वो ये सेकंड और फर्स्ट वाले केसेस सबसे कॉमन है। ये जो थर्ड केस है ये उतना कॉमन नहीं है, जनरली आता नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस आ गया तो ये मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स मोर देन वन वेरिएबल के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वर्क निकालने का एक तीसरा मेथड भी है, और वो है वर्क डन इज़ नथिंग बट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यस डियर स्टूडेंट्स, हम ग्राफ के थ्रू भी वर्क डन निकाल सकते हैं। ग्राफ के थ्रू वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही बस करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग वर्क के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आपके बुक में हैं, वो वर्क के ऊपर के प्रॉब्लम्स जो मैंने क्लास में कराए हैं वो भी देखें, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी हैं जो वो भी सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। इसके ऊपर कोई भी दिक्कत आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के नोट्स जो मैंने ऑलरेडी क्लास में दिए हैं उसको पहले से पढ़ के रखें। अगला वीडियो भी आएगा बहुत जल्द। ओके, ओवर एंड आउट। कोई डाउट रहा तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं।